हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली 3 वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट एनुअल वैल्यू पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको क्या डिस्कस किया, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। उस केस में जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 2 से ज़्यादा घर पर हम रह रहे हैं तो उस केस में कैसे करते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए। उसके बाद आपको पता है कि डिडक्शन मिलती हैं। वो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन हमें 24 के अंदर। हमारे पास जो हमें बुक में दी गई है 3 टाइप की डिडक्शन दी गई है, आपको पता है। एक तो म्यूनसिपल टैक्स, जो मैंने पहली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया है, वो इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगी। दूसरी है स्टैंड डिडक्शन और तीसरी है हमारी इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम डिटेल में आज कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने थियोरी कर ली तो न्यूमेरिकल आपके अपने आप ही हो गए। ठीक है, डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन के अंडर दी गई है, सेक्शन 24 में दी गई है। ठीक है, आपको पता है। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया म्यूनसिपल टैक्स, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो आपका हो गया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी और म्यूनसिपल वैल्यू पर हम वो परसेंटेज लगाकर कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यूनसिपल टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। आपने सेक्शन जरूर देखने हैं क्योंकि आपका थियोरी का भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये करते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू को माइनस करते हैं इसमें। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू को माइनस करते हैं। मैंने ये शब्द बार बार बोल रही हूँ, नेट एनुअल वैल्यू को माइनस करते हैं। क्यों क्यों दी जाती है डिडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि जो जिसने किराए पर जो ओनर होता है वो बहुत सारे खर्चे करता है। ठीक है, वो उसको अपने मकान को मेंटेन करने के लिए रिपेयर पर बड़े खर्चे करता है। कलेक्शन चार्जेस ऐसे तो ना, उन लोगों से पैसे रेंट लेना है तो बड़े सारे चक्कर लगाता है, तब भी खर्चे होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम भी देता है, ग्राउंड रेंट पेड करता है, लैंड एवेन्यू पेड करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस पेड करता है। तो ये अलग अलग उसको डिडक्शन देने के बजाय उसको एक ही डिडक्शन दे दी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अब वो चाहे वो सारे खर्चे करे या ना करे, पहले ही दे दी उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। 30% आपको उसकी एनुअल वैल्यू में आपको रिवेट मिलनी है, डिडक्शन मिलनी है अंडर सेक्शन 24A। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कि आपको जब न्यूमेरिकल आपने कर लिया, जो ऊपर आपने निकाल लिया पिछली 3 स्लाइड से, माइनस क्या कर देंगे, पहले म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देंगे और फिर दूसरी क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो ये वाली है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोर्ड। जो हमने उधार, समझो हमने देखो आपने लोन लिया होता है ना, एक तो हमने लोन लिया है ना, और उस पर घर बनाने के लिए लिया है ना। जिस घर को हमने किराए पर दिया है उसको लोन पर बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लोन पर की है तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं ना, तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है। हो सकता है कि मैंने घर तो मेरा ही है लेकिन उसके रिपेयर के खर्चे होते हैं ना, जैसे यहाँ पर आज ये टाइलें लगा दूँ, ये लगा दूँ, तो वो भी मैंने लोन पर लिया है। तो रिपेयर पर जो खर्चे होते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट देना होता है, तो उसकी डिडक्शन में मिल जाती है। कैसे कैसे मिलती है देख लेते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 24B में इसके बारे में दिया गया करंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। करंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर चला ना हमारा, अभी कौन सा चला है, 19-20 चला ना प्रीवियस ईयर, अभी असेसमेंट चल रहा है ना 20-21 ना, और प्रीवियस ईयर क्या चला है 19-20। तो 19-20 में जितना भी इंटरेस्ट देंगे को भी ना, तो सारा का सारा अमाउंट, यदि तो प्रॉपर्टी क्या है, किराए पर दी हुई है, यदि प्रॉपर्टी सारी, देखो ये 2 कंसेप्ट आ जाते हैं कि वो अपने रहने के लिए घर यूज़ कर रहा है तो इंटरेस्ट तो अलग होगा, तो डिडक्शन अलग होगी। यदि उसने, यहाँ पर मैं बात वही कर रही हूँ, यदि उसने अपना घर किराए पर देता है और उस किराए वाले घर पर उस जो भी इंटरेस्ट वो पिछले साल दिया है प्रीवियस ईयर में, वो सारा का सारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं जितने भी इंटरेस्ट देता हूँ वो सारा का सारा इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यदि इंटरेस्ट पेबल फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यदि पिछले साल वाला तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। यदि वो पहले का हो, समझो 5 साल पहले मैंने घर बनाया था है ना, तो समझो ये माना जाता है। ये इसको मैं थोड़ा डिटेल में कर देती हूँ। ये तो पहले ना करंट ईयर मतलब जिस साल मेरी इनकम आई है उसी साल का इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट मतलब पुराना इंटरेस्ट चला हुआ है। पुराना इंटरेस्ट मतलब जैसे कि मैंने घर बनाया था है ना, और पहले पुराने इंटरेस्ट का मतलब कि ये कहा गया है कि पुराने इंटरेस्ट को हमने 5 सालों में कन्वर्ट कर देना है, 5 भागों में बांट देना है। समझो वे हो, मैं आपको कैसे समझाऊंगी यहाँ पर, चलो मैं समझा देती हूँ। 5 साल पहले तो ये देख लो कि
आपने टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यहाँ पर आपने देखना है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री मतलब कंस्ट्रक्शन होने से पहले एक वाला इंटरेस्ट। इफ द लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2011 को लिया, समझो आप देख सुन रहे हैं ना, 1 जुलाई 2011 को लिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई, फरवरी में 15 में, तो उसका फरवरी 15 में लिया ना, तो साल हमारा देन 14-15 नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन पीरियड, कौन सा आएगा, मार्च, 1 जुलाई 2011 से लेकर 31 मार्च 2014 को लेना है हमने, ठीक है। यदि कंस्ट्रक्शन के साल के बीच में कंप्लीट हुई है ना, तो जिस साल वो बीच में कंप्लीट हुई है उस साल का स्टार्टिंग पॉइंट को हमने ये मानना है कि वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अमाउंट को 5 भागों में बांटकर उसको ये आपको न्यूमेरिकल करते समय पता चल जाएगा। फिर भी इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब यदि मैंने किराए पर दी गई है विद नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, यदि वहाँ पर कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं है, तो करंट ईयर इंटरेस्ट इज फुली अलाउड एज डिडक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, जो जिस साल का की हमने हाउस प्रॉपर्टी इनकम ली है, उसी साल जितना भी इंटरेस्ट देती है वो पूरे की पूरी उसकी क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। और यदि ये हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो दो भागों में बांटा जाता है। यदि करंट ईयर इंटरेस्ट इज फुली अलाउड एज डिडक्शन, पिछले साल का जो इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। मैं आपको ये बता दूंगी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे आपने इसमें डालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूल बेसिस, जैसा कि मैंने आपको म्युनिसिपल टैक्स के बेस में क्या कहा था कि जब पेड करेंगे तब माइनस करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब आपका एक्रू हो जाएगा तब माइनस करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन अनपेड, यदि मैंने इंटरेस्ट पेड किया ही नहीं है ना, तो उसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी। एनी कमीशन पेड फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोन इज नॉट अलाउड, यदि मैंने ना किसी से लोन लिया है, मैं अपने फ्रेंड को कहूँगी कि मुझे ना मैं तुझे 5,000 रुपये दूँगी, मुझे लोन का मेरी हेल्प करते हैं लोन लेने में, तो उस टाइप के जो मैं अपने फ्रेंड को जो 5,000 दिए हैं वो उस टाइप की डिडक्शन मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगी। Deduction of interest on loan is not transferable unless the transferee use the borrowed capital to acquire the property under consideration, ठीक है। Deduction is allowed although none of the principal or interest is charged on property, ठीक है। फ्रेश लोन पर ही किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने थोड़े काफ़ी पॉइंट है ये आपने देख लेने, ठीक है। तो समझ गए होंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला टॉपिक ही अपने आप में एक बड़ा ही लॉन्ग टॉपिक है जो आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में इंटरेस्ट की है तो यदि किराए पर दिया है कर दिया है तो पूरा का पूरा पिछले साल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है इंटरेस्ट। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होता है वो 5 भागों में बांटकर उसका 5th भाग में आ जाता है, जैसे पिछले साल का पूरा प्लस 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ऐसे करके हम डिडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में ये अमाउंट दिया गया है, क्या दिया है, यदि ओनली 1 डिडक्शन, मतलब यहाँ 30,000 दिया गया है कि जैसे ना ये यहाँ पे पूरा का पूरा था, यहाँ पर मैक्सिमम हम रिबेट कितनी ले सकते हैं, 30,000 ले सकते हैं। लेकिन ये वाली 1 अप्रैल 1999 से पहले बाद है ना उस दिन, और उसके बाद ये वाली जो पिछले साल की जो डिडक्शन मैक्सिमम कितनी ले सकते थे, 30,000 ले सकते थे, अब 2 लाख करती है, बस यही फ़र्क है। यदि ये घर हमने किराए पर दिया होता तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस होना था, पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस होना था, प्लस 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो जाता है। यदि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो इसकी लिमिट हो जाती है 30, पहले यदि 1999 से पहले है तो 30,000 मैक्सिमम रिबेट मिलनी थी, उसके बाद की 2 लाख की रिबेट मिलनी है, बस यही है, ठीक है। बाकी आप थोड़े से एग्जाम्पल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अपने आप ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा ये हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।